नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में खबरें जो आ रही हैं वो निराश करने वाली हैं। आज बिहार के डीजीपी ने छात्रा के परिजनों को अपने यहाँ बुलाया था, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ इस तरीके का पुख्ता सबूत पुलिस को हाथ लगा है, जिसके एवज में ये माना जा रहा था कि शायद अब इस मामले के तह तक पहुंचा जा सकता है और जो भी दोषी है उस तक पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन इस मीटिंग के बाद जब परिजन बाहर निकले तो वो उनके चेहरे पर आक्रोश और बेबसी दोनों का ये हम कह सकते हैं कि भाव देखा जा सकता था। छात्रा की माँ ने तो कहा कि बिहार पुलिस बिक चुकी है। इसका क्या मतलब है? आप समझिए कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम को अगर देखें तो शुरू से जब से ये घटना घटी है तब से लेकर अब तक पुलिस की किरकिरी हो रही है और बिहार पुलिस या पटना पुलिस अपना साख बचाने में लगी हुई है और अंत में आके फिर से वही बात परिजन अगर कह रहे हैं तो आपने इतना जो तामझाम किया, एसआईटी का गठन किया, यहाँ जांच करवाई, एफएसएल में जांच हुआ, 2 बार एम्स में सेकंड ओपिनियन के लिए गया है, दूसरे ओपिनियन के लिए एम्स के पास। इसके बावजूद अगर परिजन ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस बिकी हुई है तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये तोहमत है बिहार पुलिस पर। आपने सारे संसाधन लगा दिए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं कर पाए उस परिवार को जिसने अपनी बेटी को खोया है। पता चला कि बताया गया परिजनों को कि बेटी ने आत्महत्या की थी और आपको याद होगा कि शुरू में ही पुलिस ने ये थ्योरी दिया था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था तभी बताया था कि ये आत्महत्या का मामला है। अत्यधिक डोज नींद की गोलियों का लेने की वजह से ये आत्महत्या माना गया। पुलिस ने पहले ही मान लिया था और उसके तर्क में ये कहा था कि उनमें गूगल सर्च में लड़की ने आत्महत्या के तरीके के बारे में कुछ खोजबीन की थी उस आधार पे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें जो इंजरीज हैं, जो जिस तरीके के निशान थे शरीर पे, उससे फिर मामला पलटा और लगा कि नहीं, ये दुष्कर्म का मामला है। अब तो एफएसएल के रिपोर्ट में भी आ गया है कि पुरुष स्पर्म मिला है उसके अंडरगारमेंट से। तो इतना सब होने के बाद फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि आत्महत्या का मामला है? ठीक है, लेकिन आत्महत्या का मामला अगर कहा भी जा रहा है तो फिर उस्काया किसने इस आत्महत्या के लिए? ये भी तो बात है। अब ये एक बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जबकि एम्स का जो सेकंड रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया है, एफएसएल का रिपोर्ट भी आ गया है और जो ब्लड सैंपल लिए गए हैं उनका क्या हुआ? 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था, उनका किसी से मैच किया कि नहीं किया है, क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डीजीपी साहब ने परिजनों को बुलाया और यही नहीं, वहाँ से जब आक्रोश में निकल गए परिजन तो फिर यहाँ के पुलिस वालों ने उनका पीछा किया और बेऊर जेल के पास जाकर उनको रोका और कहा कि आप चलिए गृह मंत्री से मिल लीजिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें गृह मंत्री से नहीं। अब इतने क्षुब्ध थे, इतने आक्रोशित थे, इतने दुखी होंगे कि उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। जब पुलिस का सबसे प्रमुख व्यक्ति ये बात बोल रहा हो, उनके मुताबिक तो यही बोला जा रहा था कि ये आत्महत्या का मामला है, तो फिर क्या, कहाँ पर न्याय मिलेगा और कौन सी जांच होगी? ये सारा जो मामला मुझे लग रहा है कि ये सब सीबीआई में देने की तैयारी है इस पूरे मामले की जांच को, क्योंकि 2 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और जाहिर है कि इस मामले को भी उठाया जाएगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
और सरकार उसी में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकती है। हालांकि विपक्ष के तौर पर देखें तो विपक्षी दल भी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। यहाँ तो सब कुछ जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी चाहे कितना भी जघन्य अपराध हो, जाति के आधार पर होता है। तो उस लिहाज से जो विपक्षी दल है उनको ये सूट नहीं कर रहा है। हालांकि पप्पू यादव लगातार इस मामले को उठाए हुए हैं और उन्होंने तो सीधे कह दिया कि जो हॉस्पिटल है उसकी नर्स के जरिए कि बलात्कार हुआ था और इस तरह की घटना हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्षी दल की तरफ से अगर देखें तो प्रशांत किशोर उसके घर गए, उस पीड़ित परिवार से मिले और उनको मतलब इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया। उसके बाद से लगातार कुछ विपक्षी दल के नेता जरूर गए, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल तेजस्वी यादव अगर प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनकी तरफ से जिस प्रकार का एग्रेशन दिखना चाहिए था इस पूरे घटना में वो कहीं दिखा नहीं। तो खैर अब पुलिस को देखिए सेकेंड ओपिनियन का रिपोर्ट आ जाता है, सेकेंड रिपोर्ट जब एम्स का आ जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं। हालांकि 5-6 संदिग्धों को उठाया गया है अभी भी इस पूरे मामले में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बचाने का प्रयास किसको हो रहा है। कौन सा ऐसा बहुत बड़ा मतलब व्यक्ति है, किसका हाथ है इन दरिंदों पर, इन अपराधियों पर, जिनको इतने बड़े स्तर पर बचाया जा रहा है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये जो मामला जो है ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ राज छिपे हुए हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब अब नीट में जिस प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं, जो परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र लीक होने का मामला हो, आपको तो पता ही है पिछले साल भी नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मामले तक कहीं ये न जुड़ा हो, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और एक पूरा रैकेट चल रहा हो। पटना में तो रैकेट चलता ही है, ये भी रैकेट हो कि किस तरह से नीट की जो परीक्षा है उसको मैनेज किया जाए, नीट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। इसमें पुलिस बहुत ज़्यादा अंदर घुसना नहीं चाह रही है, या तो ये हो सकता है, या सीबीआई को देकर अपना पिंड छुड़ाना चाह रही हो। क्योंकि सीआईडी ने जो 45 पॉइंट जांच के लिए रखे थे वो भी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाया है। 25 लोगों का सैंपल लिया गया है ब्लड का। अब देखिए, अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि 1-2 दिन में अगर पुलिस कोई खुलासा नहीं करती है तो फिर ये मामला सीबीआई को सौंप के बिहार पुलिस और बिहार सरकार निश्चिंत हो जाएगी। और सीबीआई में जाने के बाद तो आपको पता ही है बहुत सारे मामलों में क्या हुआ है, सीधे क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है। तो उम्मीद बहुत कम है, इसलिए मैंने कहा शुरू में कि ये अच्छी खबर नहीं है, निराशाजनक खबर है। क्योंकि एक मंशा होती है, पुलिस की मंशा अगर शुरू में ही साफ होती, शुरू से ही इसमें पुलिस की लापरवाही और गड़बड़ी लगातार दिख रही है, और अंत में जब ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो निराशा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, और किससे जांच कराएंगे परिजन, घुट घुट करते इसी तरह से जिएंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।